बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी। इस लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी को देखेंगे क्योंकि अब तक हमने अपनी सेंट्रलाइज्ड आईओटी को कवर कर लिया है। सो हम अब देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी प्रोजेक्ट्स को या डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी सिस्टम्स को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी का ओवरव्यू देखेंगे, MQTT प्रोटोकॉल को स्टडी करेंगे और एक प्रोजेक्ट है हमारा इसके अंदर इंक्लूडेड, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अपने सेंट्रलाइज्ड आईओटी में हमने देखा था कि हम HTTP प्रोटोकॉल को भी यूज़ कर सकते थे, सही है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी के केस में हमें कम्युनिकेशन जो है ज़्यादा फास्ट चाहिए होती है और कम से कम एरर रेट के साथ चाहिए होती है। सो HTTP प्रोटोकॉल को हम उसके पैकेट साइज की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी में यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हम MQTT प्रोटोकॉल को देखेंगे कि MQTT प्रोटोकॉल को हमें किस तरह से यूज़ करना है, और एक प्रोजेक्ट हम साथ में अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो अब MQTT प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सही है, जिस तरह से हमने HTTP प्रोटोकॉल को पढ़ा, ये HTTP प्रोटोकॉल के बारे में आप सब जानते होंगे कि HTTP प्रोटोकॉल जो है वो एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसका आर्किटेक्चर जो है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे बेस करता है। मींस के क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को और सर्वर उसके रिप्लाई में एक रिस्पॉन्स भेजता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है HTTP के केस में। लेकिन MQTT प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं हो रहा होता। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें ये एक एक्चुअली पब्लिश सब्सक्राइब मैकेनिज्म है इसका। सो इस केस में हम क्लाइंट और सर्वर की बजाय तीन चीज़ों को जो है इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसमें एक हमारे पास सब्सक्राइबर होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास पब्लिशर होता है, एंड थर्ड चीज़ जो है उसे हम कह देते हैं MQTT ब्रोकर। सही है, सो एक्चुअली इसका पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल वर्क किस तरह से करता है कि अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सन ए, ठीक है, और ये एक पर्सन बी है, इसने इस पर्सन को मैसेज सेंड करना है, ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी है। तो ये लोग दोनों जो है अपने दरमियान एक टॉपिक जो है इंक्लूड कर लेते हैं, एक टॉपिक रख लेते हैं। टॉपिक का एग्जांपल ले सकते हैं टॉपिक की, टॉपिक इज सम सॉर्ट ऑफ कीवर्ड या सम सॉर्ट ऑफ कोड वर्ड। सही है, तो अब ए जो है ये कहता है कि अगर मैं इस टॉपिक पे कोई भी मैसेज भेजूंगा ना, इस टॉपिक पे कोई मैसेज पब्लिश करूंगा, तो ये ए जो है जैसे ही एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पब्लिश करेगा कोई मैसेज, तो इस टॉपिक के साथ जितने भी सब्सक्राइबर अटैच्ड होंगे उनको ऑटोमेटिकली वो मैसेज पहुंच जाएगा। अब लेट्स से बी, सी एंड डी जो है ये सब्सक्राइबर्स है, ये सब्सक्राइब्ड है उस टॉपिक के साथ, तो इन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली जब ए जो है इस टॉपिक के ऊपर कोई मैसेज पब्लिश करेगा। ठीक है, और ये मैसेज जो है होता किसके थ्रू पहुंचता है, ये ब्रोकर के थ्रू पहुंचता है। तो ब्रोकर हम कह सकते हैं इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ सर्वर हेयर। सही है, तो ब्रोकर एक सर्वर की तरह एक्ट कर रहा होता है। जैसे ही ए जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई मैसेज पब्लिश करेगा, तो वो मैसेज पहले ब्रोकर तक पहुंचता है और ब्रोकर जो है वो आगे अगेन ये मैसेज जो है आगे सब्सक्राइबर्स तक सेंड कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आर्किटेक्चर शो हो रहा होता है, जो कि हमें इस डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है। लेट्स से हमारे केस में ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है एंड टेम्परेचर सेंसर प्लस माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो क्योंकि इस माइक्रो कंट्रोलर के बगैर तो ये सेंडिंग नहीं हो सकती। और एक हमारे पास ये पब्लिक MQTT ब्रोकर है, इसका नाम है हाइव MQ, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। सही है, अब ये जो है एक टॉपिक इसने चूज किया हुआ है, उस टॉपिक का नाम है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। नो, टॉपिक का नाम 21 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, टॉपिक का नाम है टेम्परेचर। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है टेम्परेचर। जैसे ही ये इस टॉपिक के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करेगा, वो इंफॉर्मेशन पहले इधर ब्रोकर के पास पहुंचेगी। फिर अब ये लैपटॉप है एक हमारे पास, एक मोबाइल डिवाइस है, ये दोनों इसी टॉपिक के साथ सब्सक्राइब है, टेम्परेचर टॉपिक के साथ सब्सक्राइब है। तो इन तक ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन जो इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर सेंड की गई है वो ऑटोमेटिकली इन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से ये MQTT ब्रोकर जो है ये बीच में एक्ट कर रहा होता है दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए ओवर द MQTT प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसमें जो है एक मजे की चीज़ ये है कि MQTT प्रोटोकॉल और HTTP में जो डिफरेंस हम देख सकते हैं
कि HTTP के केस में अगर ये एक सर्वर है, ठीक है, और ये लेट्स से एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करेगा तो ही वो इन्फॉर्मेशन इससे ले सकता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के सिनेरियो में ये होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन पुल करनी पड़ रही है, उसे खुद से इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहां से खींचनी है उस सर्वर से जहां पर इन्फॉर्मेशन पड़ी है। लेकिन ये इधर ब्रोकर के केस में क्या हो रहा है, इसमें इन्फॉर्मेशन पुल नहीं करनी पड़ती इन्हें, इनका काम है जस्ट सब्सक्राइब हो जाना, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये जो ब्रोकर है ये इन्फॉर्मेशन को पुश कर देता है इनकी तरफ, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, ये सिंपलेस्ट डिफरेंस है पुशिंग एंड पुलिंग का। तो इसकी वजह से भी ये जो कम्युनिकेशन है काफ़ी फास्ट और इजी हो जाती है MQTT के केस में, ठीक है। सो इस तरह से जो है इसका आर्किटेक्चर वर्क कर रहा होता है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास एक डिवाइस है, हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है, बेसिकली हमारा एक सेंसर है, लेट्स से वो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक सेंसर लगा हुआ है हमारा, इसके साथ हमारा माइक्रो कंट्रोलर अटैच्ड है। अब ये जो है एक टेम्परेचर सेंसर है, सही है। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं टेम्परेचर सेंसर की। हम जो प्रोजेक्ट करेंगे वो भी इससे जो है मिलता जुलता या सिमिलर टू दिस सिनेरियो वही होगा, सही है। सो ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच्ड है ये टेम्परेचर सेंसर जो है। अब हमने एक MQTT ब्रोकर जो है हाइव MQ के साथ इसे अटैच किया हुआ या इसका कनेक्शन बनाया हुआ है, सही है। सो जैसे ही इसे यहाँ से इस सेंसर से कोई भी वैल्यू मिलती है, लेट्स से इसने टेम्परेचर रीड किया है कि टेम्परेचर जो है वो आज है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ये टेम्परेचर रीड किया है इसने इस हाइव MQ के ऊपर एक टॉपिक के थ्रू पब्लिश कर दिया। अब टॉपिक इस चीज़ ने ये जो डिवाइस है, जो पब्लिशर है, जो एक्चुअली पब्लिशर है, ये जो डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रही है डिवाइस, उसने टॉपिक खुद से चूज करना होता है, उसकी मर्जी है वो जिस नाम से मर्जी टॉपिक चूज कर ले, ठीक है। सो हम लेट से टॉपिक रखते हैं, टॉपिक इज UITA, सही है। UITA हमारे टॉपिक का नाम है, सही है। तो इस टॉपिक के ऊपर इसने ये मैसेज पब्लिश कर दिया, सही है। और पब्लिश कर दिया इस ब्रोकर को यूज करते हुए, ठीक है। ब्रोकर के बगैर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। टॉपिक ये है और मैसेज जो है पब्लिश हो चुका है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इस ब्रोकर के पास पहुंच गया है। अब इसमें एक मजे की चीज ये है कि अगर इसके साथ इस टॉपिक पे कोई भी डिवाइस सब्सक्राइब नहीं है तो ब्रोकर के ऊपर सारे मैसेजेस क्यू में जमा होते रहते हैं, ठीक है। लेट्स से ये क्यू है, इसके अंदर जमा होते रहते हैं। और जैसे ही कोई सब्सक्राइबर ऐड होता है, लेट्स से एक पर्सन आया, ठीक है, वो इस टॉपिक के साथ सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब होने के लिए वो पहले इस हाइव MQ जो सर्वर है, MQTT ब्रोकर है, इसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। तो नंबर 1 चीज होती है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, कनेक्शन टू MQTT ब्रोकर, ठीक है। हम ब्रोकर खुद से भी बना सकते हैं, कोई बना बनाया ब्रोकर सर्वर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम अपने लैपटॉप को सर्वर भी बना सकते हैं, कोई HTTP सर्वर बना सकते हैं, कोई वेब सर्वर बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम उसे MQTT ब्रोकर भी बना सकते हैं, सही है। तो लेकिन हम इस केस में यूज कर रहे हैं हाइव MQ की एग्जांपल, ये एक ऑनलाइन ब्रोकर है तो इसे ही हम यूज करेंगे, ठीक है। सो ये आता है, ये सब्सक्राइब हो जाता है, ये कहता है कि जी पहले इसने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, सेकंड नंबर पे ये सब्सक्राइब हो गया किस टॉपिक के साथ, UITA टॉपिक के साथ, ठीक है। सो जैसे ही ये इस टॉपिक के साथ सब्सक्राइब होगा, इस टॉपिक के ऊपर जितने भी मैसेज पब्लिश हुए होंगे वो ऑटोमेटिकली इस सब्सक्राइबर को मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर इस सब्सक्राइबर को इस तक कोई बात पहुंचानी है तो ये क्या करेगा, ये भी उसी UIT के ऊपर कोई टॉपिक, उसी UITA टॉपिक के ऊपर कोई चीज़ पब्लिश कर देगा, तो फिर ये पब्लिशर बन जाएगा, ठीक है, और ये सब्सक्राइबर बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक डिवाइस एक ही वक्त में सब्सक्राइबर भी हो सकती है और पब्लिशर भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये जो सब्सक्राइबर है ये एक टॉपिक से सब्सक्राइब है, लेट्स से UITA से सब्सक्राइब है, सारे मैसेजेस UITA के ये रिसीव कर रहा है, लेकिन इसे किसी थर्ड डिवाइस से कम्युनिकेशन करनी है। इसे यही कम्युनिकेशन जो है, यही टेम्परेचर रीड करके किसी आगे थर्ड डिवाइस को पहुंचाना है, तो ये आगे किसी नए टॉपिक के ऊपर भी पब्लिश कर सकता है। ये चाहता है कि इन्फॉर्मेशन मेरी इस डिवाइस तक ना पहुंचे, आगे जो थर्ड डिवाइस है वहीं तक पहुंचे। तो लेट्स से ये एक नया टॉपिक चूज कर लेता है, उसका टॉपिक का नाम रखता है ये लेट्स से टेस्ट टॉपिक, ठीक है। तो अब सब्सक्राइब ये है UITA से, लेकिन पब्लिश ये कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को टेस्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। फिर से सेंटर में एक ब्रोकर आएगा
और वो ब्रोकर ये भी हो सकता है, सेम ब्रोकर हो सकता है, लेकिन अब जो डिवाइस इस टेस्ट टॉपिक से सब्सक्राइब होगी उसे उसे ही ये टेस्ट टॉपिक पे पब्लिश किए हुए मैसेज मिलेंगे। जैसे ये डिवाइस है सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस एंड इट इज सब्सक्राइब टू द टेस्ट टॉपिक। ठीक है, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी में ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। लेट्स से हमें मल्टीपल सेंसर जो डिफरेंट जगहों पे डिप्लॉयड है उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है, तो बेटर है कि हम HTTP के बजाय ये MQTT प्रोटोकॉल यूज़ करें, या इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है COAP, कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, उसको भी हम स्टडी करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, सो ये वो प्रोटोकॉल हैं जो कि कॉन्स्ट्रेंट डिवाइसेस के लिए बेस्ट हैं। कॉन्स्ट्रेंट डिवाइस मीन्स कि कोई ऐसी डिवाइस जिसकी जो है मेमोरी लो हो, या जिसकी एनर्जी कंजम्पशन जो है हमें लो से लो चाहिए, क्योंकि आईओटी सिनेरियोज, आईओटी के केस में हमारे पास सेंसर्स डिफरेंट ऐसी जगह पे डिप्लॉय होते हैं जहाँ पर हम उन्हें एनर्जी कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड नहीं कर सकते। इनके ये नहीं हो सकता कि अगर हमारा एक टेम्परेचर सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है तो वो 2 दिनों बाद उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए, अगर वो बैटरी पावर्ड है, और अगर या 2 दिनों बाद उसे हमें चार्ज करना पड़े, तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा आर्किटेक्चर नहीं चलेगा। सो हमें कोई ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए जो ज़्यादा ना मेमोरी कंज्यूम कर रहा हो और ना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो। सो MQTT इज़ अवर सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आर्किटेक्चर डिवेलप करते हैं और इस तरह से इसे यूज़ करते हैं अपने सिनेरियोज के अंदर। अब इसकी जो एप्लीकेशन है MQTT की डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में यूज़ होता है, सो इसे हम यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के केस में। हमने एप्लीकेशन स्टडी की थी। ठीक है, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के केस में, स्मार्ट सिटीज़ के केस में हम इस चीज़ को डिप्लाई कर सकते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर के केस में हम इसे डिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि मल्टीपल सेंसर्स लगे हुए हैं, एक सेंसर को दूसरी जगह पे लगे हुए किसी माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेट करना है, तो वो इस टाइप से इस सिनेरियो को या इस आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन अपनी कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, सॉरी, ओके। सो प्रिपेयरिंग फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक पब्लिशर, एक सब्सक्राइबर, एक ब्रोकर, और चौथी चीज़ जो है वो टॉपिक है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। लेट्स से फर्स्ट थिंग इज द पब्लिशर, सेकंड इज द सब्सक्राइबर, ठीक है, और थर्ड हमें चाहिए ब्रोकर, एंड द फोर्थ थिंग इज द टॉपिक, इसके ऊपर हमें कोई चीज़ पब्लिश करनी है या जिस टॉपिक के साथ हमें सब्सक्राइब होना है। ठीक है, सो हम ब्रोकर एक यूज़ करेंगे, एक हमें क्लाइंट चाहिए होगा जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा, सही है, MC। तो एक टॉपिक हम चूज़ करेंगे जिसके ऊपर हम डाटा पब्लिश करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक और उसी टॉपिक के साथ सब्सक्राइब होंगे, लेकिन सब्सक्राइब हम कहाँ से हो रहे होंगे, हम किसी दूसरी डिवाइस से सब्सक्राइब हो रहे होंगे, सही है। तो इस केस में हम जो एक्सपेरिमेंट या जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट होगा हमारा स्मार्ट वेयर हाउस का। ओके, सो वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस इज एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें चीज़ें स्टोर की जाती हैं लंबे अरसे के लिए। ठीक है, सो वेयर हाउस के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल जो है एक मस्ट होता है, एक बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है। हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता होता है, हमें ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना पड़ता होता है, ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को स्टोर किया जाता है या आउट ऑफ सीजन फ्रूट्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, सो हम इस केस में क्या कर रहे होंगे कि एक हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा, इसके साथ ये हमारे ये प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है जो मैं बता रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट अभी हम करेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके साथ एक लगा हुआ है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। ठीक है, हम दो चीज़ें नोट कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, सही है। सो इसे हम अटैच करेंगे HiveMQ ब्रोकर के साथ, इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, सही है। और इस HiveMQ के ब्रोकर के साथ हम एक दूसरा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे। ठीक है, इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम एक LED लगा देंगे। ठीक है, और इस माइक्रो कंट्रोलर को हम प्रोग्राम करेंगे कि अगर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल है वो एक स्पेसिफिक थ्रेश होल्ड से बढ़ जाता है, सपोज हमारा टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से एक्सीड हो जाता है, या हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से इंक्रीज हो जाती है, तो ये क्या करे, एक टॉपिक के ऊपर, टॉपिक हम रख लेते हैं वेयर हाउस, टॉपिक का नाम हम वेयर हाउस रख लेते हैं, सपोज टॉपिक इज वेयर हाउस। ठीक है, सो वेयर हाउस टॉपिक के ऊपर ये पब्लिश कर दे। पब्लिश क्या करे
कि टेम्परेचर एक्सीड्स द लिमिट या ह्यूमिडिटी एक्सीड्स द लिमिट। जैसे ये मैसेज यहाँ पर पब्लिश होगा, ये मैसेज यहाँ पर रिसीव हो इस माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर, और जैसे ही इसके ऊपर ये मैसेज रिसीव हो, ये जो माइक्रो कंट्रोलर ये एलईडी लगी हुई है जो इसे ऑन कर दे। ठीक है, तो ये कॉशन है, यानी कि टेम्परेचर एक्सीड हो गया या ह्यूमिडिटी एक्सीड हो गया। सो ये दो डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन इस तरह से हम पॉसिबल बनाएंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सो ये काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड आईओटी का। अब इस माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए हम यहाँ एलईडी की जगह कोई अलार्म सिस्टम भी लगा सकते हैं, कोई और सिस्टम, लेट से कुछ भी जो हम यहाँ पर करना चाहते हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं फिलहाल, तो हम यहाँ पर इस सिंपल एलईडी को यूज़ करेंगे, ताकि जैसे ही ये मैसेज रिसीव हो हमारी एलईडी जो है वो ग्लो होने लग जाए। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं अपने हार्डवेयर कनेक्शंस को कि हमने हार्डवेयर कनेक्शंस किस तरह करने हैं। वेल, सो गेटिंग थिंग्स रेडी इज द ओके। सो ये आपके सामने जो डायग्राम नज़र आ रही है, इस तरह से आपने हार्डवेयर कनेक्शंस जो है उन्हें करना है। ये हमारा जो है वो टेम्परेचर सेंसर है DHT11, जिसे हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो DHT11 के और भी काफ़ी वेरिएंट्स हैं, DHT22 है जैसे, लेकिन इनकी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। तो कलर का थोड़ा सा फ़र्क है, DHT22 ऑलमोस्ट इस ब्लू की बजाय वाइट कलर का है। ठीक है, तो इस पे आपको तीन तरह की पिंस नजर आएंगी, एक प्लस की जिसके ऊपर प्लस लिखा होगा, एक के ऊपर माइनस होगा, और एक के ऊपर आउट या एस लिखा होगा। ठीक है, एस से मैंशनड होगा ये। तो ये बेसिकली सिग्नल पिन होगी। पॉजिटिव को आपने वीमोस के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। इधर आर्डिनो शो किया हुआ है, लेकिन इसी तरह से आपने कनेक्शन जो है वो वीमोस के साथ करने हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव को हम वीमोस के ऊपर 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो अपनी सिग्नल पिन है उसको हम कनेक्ट कर रहे होंगे वीमोस के ऊपर पोर्ट D4 के साथ। ठीक है, सो D4 जो है वो मैप होती है पिन नंबर 2 के ऊपर। सो ये बेसिकली पिन नंबर 2 है, मीन्स हम कोड में इसे एज आ पिन नंबर 2 स्पेसिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका बेसिकली पिन मैप एक दफ़ा से दिखाऊं, तो हम पिन मैप भी देख लेते हैं इसका दोबारा से। वेल, ओके, ठीक है, तो ये हमारे सामने पिन मैप है जिसके ऊपर ये जो पिन है D4, यहाँ पे हमने उस सिग्नल पिन को कनेक्ट किया हुआ है, DHT11 के सिग्नल पिन को। ठीक है, और इधर हमारे पास 5 वोल्ट की पिन भी होगी। ये हमारे पास 5 वोल्ट की पिन है जिसके साथ हमने उसका पॉजिटिव को कनेक्ट किया हुआ, और ये ग्राउंड पिन है। ठीक है, सो ये तीनों पिन जो है इकट्ठी है, इनके साथ हम अपने DHT11 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो इसके अलावा हमें एक और बोर्ड चाहिए होगा, और वो बोर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं नोड MCU। ठीक है, सो नोड MCU का भी मैं आपको पिन मैप दिखा देता हूँ। बेसिकली नोड MCU, ठीक है, सो नोड MCU के ऊपर हम अपनी एलईडी कनेक्ट करेंगे सिंपली, और एलईडी जो हम कनेक्ट करेंगे वो हम करेंगे D6 के साथ, पिन नंबर D6, जो कि पिन नंबर 12 है, GPIO 12। GPIO मीन्स जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। ठीक है, सो ये 12 नंबर पिन है जिसे हम कोड में एज आ 12 नंबर स्पेसिफाई करेंगे। D6 ऑफ नोड MCU इज इक्वल टू पिन नंबर 12। सही है, और इसको कनेक्ट करने से इसके साथ एलईडी कनेक्ट किस तरह करनी है, इसके साथ हम एक्चुअली एलईडी का एनोड कनेक्ट करेंगे, मीन्स जो कि बड़ी वाली पिन आपको नजर आएगी, और इस तरह से ये एलईडी है, और इसकी जो है छोटे वाली पिन जिसे हम कहते हैं ग्राउंड, उसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने से पहले मैं उसके साथ एक 220 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा। ठीक है, सो रेजिस्टेंस का जो फायदा है वो ये है कि एलईडी के जलने के खदशात कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसे हाई वोल्टेज मिले। सो इस तरह से ये मेरे पास रजिस्टर है जो मैं 220 ओम का कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओम को हम इस साइन से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से मैंने अपने दोनों बोर्ड्स के ऊपर, एक के साथ मैंने DHT11 का सेंसर कनेक्ट किया, और दूसरे बोर्ड के साथ मैंने वीमोस प्रो मिनी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ के बेसिकली कोड आपने कौन सा कोड वीमोस पे अपलोड करना है और कौन सा कोड नोड MCU पे अपलोड करना है। ठीक है, सो एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं
अब हो यहाँ पे ये रहा है कि ये हमारा एक वीमोस प्रो मिनी है, ठीक है, इसे हम कह देता हूँ वीमोस, और ये इस केस में पब्लिशर है। ये किस तरह पब्लिशर है, ये यहाँ से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नोट कर रहा होगा, और जैसे ही टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी एक स्पेसिफिक लिमिट से बढ़ जाएगी, जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर जो है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है लेट्स से 18 डिग्री से, ठीक है, सो दिस इज नॉट 180, दिस इज 18 डिग्री, 18 डिग्री से इंक्रीज हो जाता है, या हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो 100% से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को ये परसेंटेज में नोट करता है और सेल्सियस में टेम्परेचर नोट कर रहा होता है हमारा सेंसर। तो अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मेट होती है तो ये वीमोस क्या करे, ये पब्लिश कर दे, पब्लिश करे एक सिंपल सा फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर क्या पब्लिश करे, 1 पब्लिश कर दे। कहाँ पे पब्लिश करेगा, ये ऑफ कोर्स किसी MQTT ब्रोकर के ऊपर पब्लिश कर रहा होगा और किसी टॉपिक पे पब्लिश कर रहा होगा, और वो टॉपिक हम कह देते हैं कि वो टॉपिक जो है, उस टॉपिक को हमने रखा है नाम, उस टॉपिक को दिया है UITA टॉपिक, ठीक है। सो इस टॉपिक के ऊपर ये 1 पब्लिश कर रहा होगा। कब पब्लिश करेगा, जब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मेट हो जाएगी, या तो टेम्परेचर 18 डिग्री या 18 डिग्री से ज़्यादा है, या ह्यूमिडिटी जो है 100% या 100% से ज़्यादा है। ऑफ कोर्स 100% से ज़्यादा तो वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे कोई MQTT ब्रोकर होगा, ठीक है, और जो ब्रोकर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास क्लाउड MQTT ब्रोकर हम यूज़ कर रहे होंगे। सो ये क्योंकि वेब बेस्ड ब्रोकर है, इसके ऊपर हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम एक और जो दूसरा बोर्ड है हमारे पास IoT का बोर्ड, वो है हमारे पास नोड MCU, ठीक है। सो ये हमारे पास बोर्ड है, इसके साथ सिंपली एक LED लगी हुई है। आई एम सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, ठीक है। सो एनीवे दिस इज एन LED, ठीक है। सो इसके साथ एक LED लगी हुई है। तो ये अब सब्सक्राइब्ड है, ये सब्सक्राइब्ड किसके साथ है, उसी टॉपिक के साथ, UITA टॉपिक, ठीक है। और किसके थ्रू सब्सक्राइब्ड है, इसी ब्रोकर के थ्रू, क्लाउड MQTT जो कि हमारा ब्रोकर है। अब होगा क्या कि जैसे ही 1 पब्लिश्ड होगा इस क्लाउड MQTT के ऊपर, यहाँ पर जो हम कोड राइट करेंगे, ये नोड MCU चेक कर रहा होगा कि क्या इस टॉपिक के ऊपर 1 तो पब्लिश नहीं किया गया। जैसे ही उसे पता चलेगा कि इस टॉपिक से उसे 1 मिलेगा, जैसे ही उसे इस टॉपिक से 1 मिलेगा, तो ये नोड MCU क्या करेगा, अपने साथ अटैच्ड LED को ऑन कर देगा, ठीक है। ऑन कर देगा तो इट मीन्स LED ग्लो करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ये सिंपल सा हमारा लेआउट है इस प्रोजेक्ट का। सो ये बेसिकली डेमोस्ट्रेशन के लिए हम LED को यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो जो है कमर्शियल पर्पसेस में यहाँ पे कोई अलार्म सिस्टम या कोई और लॉजिक जिस तरह भी इसे डिप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। सो ये हमारा आर्किटेक्चर है। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्लाउड MQTT की तरफ कि उसको सेटअप कैसे करना है, ठीक है, ओके। वेल, नोड इनकॉग्निटो, मैं क्योंकि ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ इसमें क्लाउड MQTT में, सो मेरे पास इस तरह से इसकी डिटेल्स आ रही हैं। एनीवे, इसके ऊपर आपने साइन अप हो जाना है, और जब आप साइन अप हो जाएंगे तो ये आपसे एक ब्रोकर का नेम पूछेगा, जिसका मैंने टेस्ट ब्रोकर, मैं भी आपको चेक करवाता हूँ लिस्ट ऑल इंस्टांसेस में जाके। सो ये बेसिकली एक इंस्टांस क्रिएट कर रहा होगा, और इसका डाटा सेंटर जो है बेसिकली अमेजोन वेब सर्विसेज पावर्ड है, ठीक है। सो ये एक रीजन चूज करने को भी कहेगा, उसको आपने बाय डिफॉल्ट रख के नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। तो इसके क्योंकि पेड प्लान्स भी हैं, तो उसमें से आपने फ्री वाले प्लान को चूज कर लेना है। इसको एक नाम दे देना है इंस्टांस को, और जब आप नाम दे के उसे सेटअप कर लेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने इंस्टांसेस के सेक्शन में शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपने पहला काम क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इंस्टांस के ऊपर, इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, सही है। और डिटेल में सबसे पहले सर्वर नेम होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, पोर्ट हो गई, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमें चाहिए इस MQTT सर्वर के साथ या MQTT ब्रोकर के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। सो इनको आपने ओपन करके रखना है जब हम अपने कोड को राइट डाउन कर रहे होंगे अपने दोनों IoT डेवलपमेंट बोर्ड्स के लिए,
ठीक है। सो अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब हम चलते हैं अपने कोड राइटिंग पार्ट की तरफ। कोड लिखने से पहले सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि हमें दो लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी। पहली लाइब्रेरी जो है वो है पबसब क्लाइंट। पबसब क्लाइंट लाइब्रेरी क्या करती है, इस ये हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपने वीमोस प्रो मिनी को यूज़ कर सकें किसी MQTT सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। सो हम किसी MQTT ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो सकें, उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर सकें या उसके साथ सब्सक्राइब हो सकें। ये सारी फंक्शनैलिटीज हमें कौन सी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है? पबसब क्लाइंट। ठीक है। दूसरी लाइब्रेरी हमें चाहिए होगी DHT। DHT क्या है? ये सेंसर के लिए लाइब्रेरी है, जो हम DHT सेंसर यूज़ कर रहे हैं। सो DHT सेंसर से रीडिंग कर लेने के लिए हम सिंपली ये लाइब्रेरी जो है यूज़ कर रहे हैं। सो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कैसे करना है? आपने टूल्स में जाना है, बेसिकली टूल्स में नहीं, स्केच में जाना है। आपने इंक्लूड लाइब्रेरी में जाएंगे, आप मैनेज लाइब्रेरीज पे आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही वो लाइब्रेरीज वाला बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपने सर्च कर लेना है पहले पबसब क्लाइंट को, और सेकंड नंबर पे आपने सर्च कर लेना है DHT को। ठीक है। सो पहले ये लाइब्रेरीज की लिस्ट को अपडेट करेगा और इसके बाद यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। एनीवेज, आई होप कि मुझे ये स्टेप जो है डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन कोई बड़ा इशू नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे। लेट्स से मैं पबसब क्लाइंट अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पर, वेल इट इज सो स्लो। पबसब पबसब क्लाइंट। ठीक है। सो ये लाइब्रेरी है मेरे पास, जो कि इस वक्त इंस्टॉल्ड इसका स्टेटस शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट की बजाय इंस्टॉल का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप इसे इस तरह से हैश इंक्लूड लिख कर इसे इंक्लूड करवा सकते हैं अपने कोड में। ठीक है। अब पहला काम जो हम कर रहे हैं, अब हम जो ये कोड आपको सामने नजर आ रहा है, ये वो कोड है जो हमने पब्लिशर एंड पे अपलोड करना है। मींस ये वो कोड है जो हम वीमोस प्रो मिनी पे अपलोड करेंगे। ठीक है। किस लिए अपलोड करेंगे? क्योंकि वीमोस प्रो मिनी के साथ हमने अपने सेंसर को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रीडिंग्स को नोट कर रहा है। ठीक है। सो मैं नीचे आता हूँ और दिखाता हूँ कि बेसिकली इस सेक्शन के अंदर हो क्या रहा है इस कोड के अंदर। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने वेरिएबल स्पेसिफाई करने हैं जिसमें अपने वाईफाई का नेम, पासवर्ड और अपने MQTT सर्वर का नेम बता देना है। ठीक है। उसके बाद हम सेटअप मोड में आ रहे हैं। सेटअप मोड में सॉरी, हमें पिन 12 को आउटपुट स्पेसिफाई नहीं करना। ठीक है। हमने कांस्टेंट स्पेसिफाई करने हैं जो कि इस लाइब्रेरी में से उठा रहा है वो। तो हमने DHT पिन को स्पेसिफाई करने के लिए हैश डिफाइन DHT पिन, आगे वो पिन स्पेसिफाई कर देनी है जो कि पिन नंबर 2 है, जिसके साथ हमने वीमोस के साथ जिसे DHT11 को कनेक्ट किया हुआ है। सेकेंडली हमने DHT टाइप स्पेसिफाई करनी है कि हम DHT11 को यूज़ कर रहे हैं, DHT22 को यूज़ कर रहे हैं या कौन सा वेरिएंट इसका यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसी DHT लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए DHT सेंसर को इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है। इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, DHT पिन इस पिन के साथ कनेक्ट है और ये DHT टाइप, दो पैरामीटर्स ये लेता है, तो इस दो पैरामीटर्स हमने इसे दे देने। ठीक है। सिंपली उसके बाद जिस तरह हमने पहले भी देखा है कि वाईफाई लाइब्रेरी को हमने कैसे यूज़ करना है, हम एक वाईफाई का क्लाइंट बनाएंगे और उसके बाद हमें पबसब लाइब्रेरी का भी एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा और इस क्लाइंट को हमें इस वाईफाई का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसे एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ तक जो ये काम हो रहा है, आई होप कि आपको समझ आ गया है। उसके बाद हमने सिंपली, मैंने पहले भी बता दिया है, हमने एक वेरिएबल में नेम को सेव किया है, एक में पासवर्ड को और एक में MQTT सर्वर के नेम को। सेटअप में हमने सिंपली सीरियल डॉट बिगिन मेथड से सीरियल को स्पेसिफाई किया। DHT डॉट बिगिन हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि सेंसर को इनिशियलाइजेशन हो जाए। उसके बाद सेटअप वाईफाई का कस्टम फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। इसमें सिंपली हम उसे वाईफाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये सारा जो कोड है, पीस ऑफ कोड, ये वाईफाई के साथ कनेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट डॉट सेट सर्वर। अब ये जो क्लाइंट है, ये क्योंकि पबसब क्लाइंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
सो इसके साथ डॉट लगा के हम इसकी प्रॉपर्टी सेट सर्वर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी या फंक्शन एनीवे। तो अब ये दो पैरामीटर लेते हैं, MQTT सर्वर का नेम और साथ में पोर्ट का नेम। MQTT सर्वर का हमें पता है, पोर्ट हमें यहाँ पे स्पेसिफाई हो रही है, तो हमने यहाँ से पोर्ट उठानी है और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद हमने एक रिकनेक्ट का फंक्शन लिखा है, ठीक है। तो रिकनेक्ट हमने इसका नाम क्यों लिखा है मैं बाद में बताता हूँ। पहले हमने ये स्पेसिफाई करना है कि अगर तो हमारा क्लाइंट जो है वो कनेक्ट नहीं है MQTT सर्वर के साथ, तो तब तक ये सीरियल पे शो करवाता रहे अटेम्प्टिंग MQTT कनेक्शन, ठीक है। और अगर ये कनेक्ट हो जाता है इन पैरामीटर्स को यूज करते हुए, हम क्लाइंट डॉट कनेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। पहला पैरामीटर हमने क्लाइंट आईडी देना होता है, हम क्लाइंट आईडी में कोई भी आईडी दे सकते हैं, ABCD से लेकर Z तक, ठीक है, और कोई भी नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे यूजर नेम, जो कि यूजर नेम यहाँ पे लिखा आ रहा है, और तीसरे नंबर पे जो है पासवर्ड, पासवर्ड भी आपको इसी क्लाउड MQTT की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। सो सिंपली उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया है कि कनेक्टेड, और पब्लिश जिस टॉपिक पे करवाना है उसके लिए हमने क्लाइंट डॉट पब्लिश का मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले हमने इफ कंडीशन लगाई है, किस लिए, कि पब्लिश तब करना है अगर टेम्परेचर जो है 18 या 18 से ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी जो है 100 या 100 से ज़्यादा है, तब क्या करें, इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर 1 पब्लिश कर दो, ठीक है। और एल्स कंडीशन में यानी में वो फेल्ड की स्टेट शो करवा देगा किस वजह से कनेक्शन फेल हुआ है, ठीक है। अब हम लूप फंक्शन में आते हैं। लूप फंक्शन में वो क्या कर रहा है, पहले तो DHT सेंसर से रीडिंग्स नोट कर रहा है, उसके लिए मैंने DHT रीड का सिंपली फंक्शन लिखा है। सो दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये सिंपली ये है कि DHT डॉट रीड ह्यूमिडिटी का बिल्ट इन फंक्शन है। तो DHT लाइब्रेरी के अंदर ही रीड टेम्परेचर का भी बिल्ट इन फंक्शन है, हम दोनों रीडिंग्स को रीड करके ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के वेरिएबल्स में सेव कर रहे हैं, उसके बाद इनको प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम, क्योंकि लूप के फंक्शन में बार बार रिपीट होना होता है, तो यहाँ पे हमारे रिकनेक्ट फंक्शन का यूज आ रहा है कि अगर तो क्लाइंट हमारा या पब सब लाइब्रेरी हमारी जो है वो MQTT सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं है, तो वो रिकनेक्ट फंक्शन को कॉल कर ले। सो इट मीन्स फर्स्ट टाइम जो है, तो फर्स्ट टाइम तो कनेक्ट नहीं होगी, तो फर्स्ट टाइम रिकनेक्ट फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। नेक्स्ट टाइम तब कॉल होगा जब अगर किसी वजह से हमारा कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या कनेक्शन किसी तरह लॉस्ट हो जाता है, तो तब भी हमारा रिकनेक्ट फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और हमारा MQTT सर्वर के साथ या ब्रोकर के साथ कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद क्लाइंट डॉट लूप का फंक्शन क्या करता है, इसकी बेसिकली यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पब्लिशर का कोड है, तो ये इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है सब्सक्राइबर के कोड में। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। हमने प्रिंट करवा दिया कि पब्लिश्ड मैसेज, और लूप के अंदर भी हमें एक दफ़ा ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर तो हमारा जो पब सब लाइब्रेरी है वो कनेक्ट हो जाती है MQTT ब्रोकर के साथ, फिर तो ये वाला पार्ट, ये वाला कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में ऑटोमेटिकली ये वाली अगर कंडीशन मेट होती है तो वो पब्लिश कर देगा, ठीक है। तो अगर तो वो कनेक्ट नहीं है फिर वो इस स्टेट में जाएगा, और इसमें भी हमने वो लगाया हुआ है इफ कंडीशन। सो इसके थ्रू भी वो इसको पब्लिश करवा देगा अगर ये कंडीशंस दोनों में से मेट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली पब्लिशर का कोड है, सही है। तो ये पब्लिशर कोड क्या कर रहा है, पहले नंबर पे हम कनेक्ट हो रहे हैं MQTT ब्रोकर के साथ, कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं UITA टॉपिक पे 1 पब्लिश कर रहे हैं, और 1 तब पब्लिश कर रहे हैं अगर तो ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर की स्पेसिफिक कंडीशंस मेट हो जाती हैं, ठीक है। और इससे पहले हम DHT लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए DHT 11 की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रीडिंग्स को नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 काम हम अपने पब्लिशर के कोड में कर रहे हैं, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये कोड समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब मैं कोड ये आपको प्रोवाइड करूँगा और आप इसे एक दफ़ा अपलोड करके चलाएंगे तो ऑफकोर्स ये कोड चल जाएगा, ठीक है। और अब अगर किसी ने मुझसे वीडियो के दौरान या वीडियो के बाद पूछा कि सर हम MQTT प्रोटोकॉल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वाईफाई प्रोटोकॉल तो पहले ही यूज़ हो रहा है, तो मैं बहुत मारूंगा, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन है तो वापस जाएं जिस वीडियो में मैंने
मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का डिफरेंस बताया है, पहले वो वीडियो देखें और फिर वापस आके ये वाली वीडियो देखें, ठीक है। ओके, तो अब हम अपने सब्सक्राइबर कोड की तरफ चलते हैं। वेल ओके, कोड मैं पहले से राइट डाउन इसीलिए कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर लिखते हुए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो इस वजह से अब इसमें जो है मुझे ज़रूरत नहीं है कि इसमें मैंने क्या क्या किया हुआ है। अब क्योंकि मैंने अपने पब्लिशर कोड को ही मॉडिफाई किया था, तो यहाँ पर DHT की सारी स्पेसिफिकेशन हुई है। एनीवे इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब सब्सक्राइब करने के लिए, मैसेज को सब्सक्राइब करने के लिए या टॉपिक से सब्सक्राइब होने के लिए, ठीक है, लाइब्रेरी तो वही यूज़ होनी है पबसब क्लाइंट की, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का हमें इजाफा करना है और वो है कॉल बैक का, ठीक है। सो हमें सेटअप फंक्शन में एक लाइन ऐड करनी है, क्लाइंट डॉट सेट कॉल बैक, और उसमें एक पैरामीटर स्पेसिफाई कर देना है और उस पैरामीटर में हमने एक फंक्शन का नेम बता देना है, कॉल बैक फंक्शन का। अब वो कॉल बैक फंक्शन मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है और कॉल बैक फंक्शन क्या करता है। कॉल बैक फंक्शन बेसिकली हमारी मैसेज की रिसीविंग को हैंडल करता है, ठीक है, कि जब हम एक MQTT ब्रोकर के साथ कनेक्ट हैं और एक टॉपिक के साथ सब्सक्राइब है, तो उस टॉपिक पे जो भी मैसेज पब्लिश हुआ है, तो हम हमारा जो सब्सक्राइब्ड हमारी नोड है या हमारी डिवाइस जो सब्सक्राइब्ड है उसके साथ, वो जब उस मैसेज को रिसीव करेगी तो उस मैसेज को हैंडल किस तरह से करेगी, ठीक है। सो वो हमने अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखा है। सो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, इसके 3 पैरामीटर्स हैं, टॉपिक, पेलोड और लेंथ, ठीक है। इसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं मैसेज अराइव्ड, तो ये तो सिंपली प्रिंट हो जाना है और सीरियल मॉनिटर पे, और टॉपिक हमारा प्रिंट हो जाना है। सो आई थिंक दैट्स नॉट नेसेसरी टू राइट इट। सो हम प्रिंट करवा रहे हैं, पेलोड क्या है, ये एरे है बेसिकली करैक्टर्स की, ठीक है। सो मैसेज को हमारा जो डिवाइस रीड कर रही होगी वो एज एन एरे ऑफ करैक्टर्स रीड कर रही होगी, और हम क्योंकि सिर्फ एक करैक्टर वहाँ से सेंड करवा रहे हैं 1 का, सही है, तो इसके अगर हम इस पे प्रिंट करवा रहे हैं कि इसके जितने भी इंडेक्सेस में करैक्टर्स रिसीव करता है ये उसको प्रिंट करवाता जाए, ठीक है। और हम क्योंकि एक ही करैक्टर सेंड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो इसके 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है कि अगर जो है पेलोड के 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है तो वो 12 नंबर पिन को हाई कर दे। मीन्स 12 नंबर पिन पे हमारी LED लगी हुई है, तो जैसे ही उसे 1 मिलेगा तो ये हाई हो जाएगी, और एल्स में अगर तो उसे 0 मिलता है तो ऑफकोर्स ये LED को लो कर दे, ये LED ऑफ हो जाएगी, ठीक है। सो सिंपली ये है। और यहाँ पे एक काम जो आपने करना है, अब यहाँ पे जो क्लाइंट ID दे रहे होंगे, ये आपने दूसरा जो पब्लिशर वाली डिवाइस पे कोड अपलोड करते वक्त क्लाइंट ID दिया था, ये उससे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, वरना आपको कनेक्शन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर सेम ब्रोकर 2 डिवाइसेस यूज़ कर रही हैं तो उनके लिए मस्ट है कि उनका क्लाइंट ID जो है वो यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पे अपने लास्ट कोड में हमने क्लाइंट डॉट पब्लिश यूज़ किया था, तो इसमें हम क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब यूज़ करेंगे, और सब्सक्राइब किसके साथ होना है, UITA टॉपिक के साथ, ठीक है। और उसके बाद बाकी का कोड सेम है। और क्लाइंट डॉट लूप हम बेसिकली अपने सब्सक्राइबर एंड पे यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है, क्लाइंट डॉट लूप का फंक्शन कॉल बैक फंक्शन को बार बार जो है रिपीट करता रहता है। सो ये जो कॉल बैक का मेथड है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये बार बार खुद ब खुद रिपीट होता रहेगा, इसे हमें इधर लूप में के मेथड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये है हमारा सब्सक्राइबर का कोड। अब हम इन दोनों को अपलोड करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से ये MQTT प्रोटोकॉल वर्क करता है। एक और कन्फ्यूजन जो नॉर्मली बिगनर्स करते हैं वो मैं दूर कर दूं, कि ये जो MQTT है या ये जो कोड हमने लिखा है बेसिकली, इस कोड को लिख के हम अपनी डिवाइस को ये बता रहे हैं कि वो एक MQTT क्लाइंट है, ठीक है। जिस तरह से मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि हमें MQTT एक ब्रोकर होता है और उसके साथ जितने कनेक्ट होते हैं वो MQTT क्लाइंट होते हैं, ठीक है। सो इस कोड की वजह से हमारा जो वीमोस है या नोड MCU है या जो भी हमारा IoT बोर्ड है वो एक क्लाइंट बन जाता है, ठीक है। सो ये कोड प्रोवाइड करता है वो फंक्शनैलिटी जो कि एक MQTT क्लाइंट को चाहिए होती है। जिस तरह से हमारे पास एक HTTP सर्वर होता है या वेब सर्वर होता है, ठीक है, और उस वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए भी हमें कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अब वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के एंड पे या हमारे एंड पे वेब ब्राउज़र हो सकता है, ठीक है। सो उस वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए हम उस वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है
इस केस में भी हमें कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है या क्लाइंट प्रोग्राम चाहिए होता है। तो ये जो कोड हम लिख रहे हैं ये वो क्लाइंट प्रोग्राम हमें प्रोवाइड कर रहा है, या इसकी वजह से हमारा जो आईओटी बोर्ड है वो एक क्लाइंट बन रहा है। ठीक है। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है थोड़ा सिमिलर सा वेब वेब के केस में और इसके केस में। सो इस तरह से आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि ये कोड जो है काम क्या कर रहा है, या हम एमक्यूटीटी को किस तरह से जो है कनेक्शन बनाने के लिए सर्वर के साथ या ब्रोकर के साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमने अपने पब्लिशर कोड को अपलोड करना है अपनी उस आईओटी नोड पे जिसे हम पब्लिशर बनाना चाहते हैं। ठीक है। सो क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है वो वीमोस प्रो मिनी के साथ कनेक्ट है। सो वीमोस ही हमारा पब्लिशर होगा। सबसे पहले हमने टूल्स में जाकर वो पोर्ट सेलेक्ट करनी है जिसके साथ हमारा वीमोस प्रो मिनी कनेक्ट है। सो मुझे क्योंकि कंफर्म है कि मेरा बोर्ड जो प्रो मिनी है वो कॉम 3 के साथ कनेक्ट है और कॉम 4 के साथ मेरा नोड एमसीयू कनेक्ट है। सो उसको हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हम सब्सक्राइबर कोड को अपलोड कर रहे होंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आपने काम आप इसे इस तरह करेंगे कि आप सबसे पहले एक ही बोर्ड कनेक्ट करेंगे। ठीक है। ताकि आपको पोर्ट सेलेक्ट करते वक्त कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद आप बोर्ड में जाकर वो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने कोड अपलोड करना है। सो हमने क्योंकि वीमोस प्रो मिनी पे करना है अपलोड कोड को, तो मैंने यहाँ से वीमोस प्रो मिनी को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। इसके बाद हम सिंपली अपलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारा कोड जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जब तक कोड मेरा अपलोड हो रहा है मैं सीरियल मॉनिटर को भी ऑन कर लेता हूँ ताकि इसका आउटपुट मुझे शो हो सके। अब ये वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है और इसने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वैल्यूज़ को नोट करना शुरू कर दिया है। ठीक है। अब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर क्योंकि दोनों जो है मेरी स्पेसिफिक की हुई वैल्यू से कम है, तो इट मीन्स के जो मैसेज पब्लिश होना था 1 का वो अभी पब्लिश नहीं हो रहा। ठीक है। क्योंकि हमने अपने कोड में स्पेसिफाई किया है कि अगर तो हमारा टेम्परेचर 18 डिग्री से एक्सीड कर जाता है या ह्यूमिडिटी की वैल्यू 100% से एक्सीड कर जाती है तो इस UITA टॉपिक के ऊपर वो 1 को पब्लिश कर दे। ठीक है। सो अब हम इससे पहले कि हम इस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर की ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर को इंक्रीज करके इसका टेस्ट करें, इससे पहले हम अपने पब्लिशर जो है पब्लिशर नोड एमसीयू उसके ऊपर भी हम सब्सक्राइबर कोड को अपलोड कर देते हैं। ठीक है। ताकि जब कोड अपलोड हुआ होगा तो जैसे ही इनमें से कोई भी वैल्यू एक्सीड होगी अपनी लिमिट से तो उसके ऊपर मौजूद जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। सो उसी तरह अब हम सब्सक्राइबर कोड की तरफ आते हैं। इसमें से हमने अपना नोड एमसीयू बोर्ड सेलेक्ट करना है और सबसे पहले उसकी पोर्ट सेलेक्ट करनी है। सो मैं पोर्ट कॉम 4 को सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि इस पोर्ट पे मेरा नोड एमसीयू कनेक्ट है और मैं बोर्ड में जाकर नोड एमसीयू को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। सेलेक्ट करते ही अब मुझे कोड को अपलोड करना है। सो मैं जैसे ही इसकी सिलेक्शन कंप्लीट होगी मैं अपलोड के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। ओके। सो जब तक कोड मेरा अपलोड हो रहा है मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जब तक कोड अपलोड हो रहा है मैं इस कॉम 4 पोर्ट का भी सीरियल मॉनिटर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। ताकि जैसे ही अपलोड हो तो मुझे इस पे आउटपुट शो होना शुरू हो जाए। अब ये वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है और अटेम्प्टिंग MQTT कनेक्शन MQTT ब्रोकर से कनेक्ट होगा। ओके। सो हमारा नोड एमसीयू जो है वो MQTT के साथ कनेक्ट हो चुका है और ये क्योंकि सब्सक्राइबर स्टेट में है तो जैसे ही इसको 1 मिलेगा तो तब ये यहाँ पर मैसेज में डिस्प्ले कर देगा कि 1 इसे रिसीव हो चुका है और साथ में ये जो एलईडी इसके साथ कनेक्ट है उसे ऑन कर देगा। ठीक है। तो अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम अपने DHT11 सेंसर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सराउंडिंग का। ठीक है। और फिर देखते हैं कि क्या जो है एलईडी जो लगी हुई है नोड एमसीयू के साथ वो ऑन होती है या नहीं। और क्योंकि इस बेसिकली आई थिंक किसी वजह से कोई टेम्परेचर में थोड़ा सा या ह्यूमिडिटी में चेंज आया। ओके। सिर्फ 2 दफ़ा चेंज आया तो हम खुद से इसे करके देखते हैं और इस कॉम पोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ऑन करता हूँ इस सीरियल पोर्ट को
जो कि है सॉरी कॉम 4। मैं कॉम 3 की सीरियल पोर्ट को ऑन करता हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि वीमोस जो है वो कितना टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी रीड कर रहा है, और जब मैं उसका टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी इंक्रीज करूँ तो तब वो एलईडी ऑन होती है या नहीं। ओके, सो अब अभी ह्यूमिडिटी 92% है और टेम्परेचर 16 सेल्सियस है। इट मीन्स कोई भी वैल्यू एक्सीड नहीं हो रही। अब हम पहले टेम्परेचर को एक्सीड करके देखते हैं। ओके, सो ये हमारा DHT11 सेंसर है, एक नोड MCU है जिसके साथ LED कनेक्ट है और हमारा वीमोस प्रो मिनी है। ठीक है, तो DHT11 सेंसर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मेरे पास इससे ज़्यादा अच्छा मेथड कोई नहीं है कि मैं एक माचिस की डबिया लूँ, ठीक है, और एक तीली लगा के इसे चेक करूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है या नहीं होता, और साथ साथ हम सीरियल मॉनिटर को भी देखेंगे, ठीक है, कि इसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वेल नाइस। तो जैसे ही मैं इस माचिस की तीली को जलाकर इस टेम्परेचर सेंसर के पास लेके आता हूँ, मैं इसे थोड़ा पास कर देता हूँ ताकि वीडियो में आपको नजर आए। तो टेम्परेचर मेरा 16 से 17 पे चला गया है अभी, और 18 पे पहुंच गया है, 19 पे पहुंच गया एंड 20 पे पहुंच गया है। ओ माय गॉड, ठीक है, सो इतना ही काम था मुझे। अभी हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो देखते हैं ये एलईडी ऑन होती है अभी या नहीं होती। वेल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इट मीन्स के एलईडी को ऑन होना चाहिए। वेल तो मैंने इसके नोड एमसीयू की यूएसबी केबल को थोड़ा सा हिलाया तो एलईडी मेरे पास ऑन हो गई है, और जितनी बार इसने टेम्परेचर 18 से ऊपर नोट किया उतनी बार अब ये एलईडी जो है ऑन रहेगी। ठीक है, यानी कि उतनी बार इसकी स्टेट 1 रहेगी। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस लेक्चर को एक से ज़्यादा बार देखें, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है या समझ नहीं आती तो UITA के कम्युनिटी फोरम पे लाजमी पूछें। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन आस्क करेंगे तो आपकी भी लर्निंग होगी और ऑफ कोर्स मेरी भी लर्निंग होगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।